नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर आईएनएस विशाखापत्तनम का जलावतरण किया। कहा, भारत का रक्षा क्षेत्र अब ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है। देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.30%। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जारी। म्यांमार की सैन्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अस्वीकार किया। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता में। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं मुकेश कुमार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में दूसरे दिन भी शामिल हो रहे हैं। श्री मोदी ने कल सम्मेलन के सभी सत्रों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस सम्मेलन को एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच बताया जिसमें पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के बारे में व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सम्मेलन का उद्घाटन किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद और वाम उग्रवाद की चुनौतियों से निपटने, मादक पदार्थों की तस्करी के नए तरीकों, कारागार सुधार और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है। प्रधानमंत्री ने 2014 से डीजीपी सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी ली है। पहले के दिनों में होने वाली प्रतीकात्मक उपस्थिति के विपरीत वे सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेकर स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे शीर्ष पुलिस अधिकारियों को देश को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीति निर्धारण और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सीधे प्रधानमंत्री को जानकारी देने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार 2014 से इस वार्षिक सम्मेलन को दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया है, जिसे पहले परंपरागत रूप से दिल्ली में ही आयोजित किया जाता था। इसमें वर्ष 2020 का डीजीपी सम्मेलन एक अपवाद है, जिसे वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय नौसेना की ताकत में वृद्धि करने की दिशा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर आईएनएस विशाखापत्तनम का जलावतरण किया। ये विध्वंसक पोत युद्ध चुनौतियों से निपटने में नौसेना की क्षमता और ताकत बढ़ाने में सक्षम है। इसके साथ ही विशाखापत्तनम श्रेणी के 4 विध्वंसक पोतों में से पहला पोत नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र अधिक आत्मनिर्भर हो रहा है। उन्होंने नौसेना के भविष्य के कार्यक्रमों को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि हमारी नेवी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इंडिजिनाइज्ड शिप और सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग आदि में पहले से बहुत आगे रही है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ते हुए नेवी ने वर्ष 2014 में 75% AON तथा 66% कास्ट बेसिस कॉन्ट्रैक्ट इंडियन वेंडर्स को दिए हैं तथा लगभग 90% नेवल एम्युनिशन का इंडिजिनाइजेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से नेवी के मॉडर्नाइजेशन बजट का 2/3 से अधिक भाग स्वदेशी खरीद पर ही खर्च किया गया है।
आईएनएस विशाखापत्तनम के कमांडिंग ऑफिसर बीरेंद्र सिंह ने बताया कि नौसेना में शामिल होने के बाद इस पोत के कुछ और परीक्षण किए जाएंगे। The indigenous ship design and construction in India plays a pivotal role in growth of national economy and fulfillment of national security objectives, especially so when viewed in the context of consistent growth in sea trade, the need to safeguard strategic sea lanes and maritime frontier. The commissioning of INS Visakhapatnam comes at a very crucial time when, along with the persistent COVID-19 pandemic, नौसेना 25 नवंबर को पनडुब्बी वेला का भी जलावतरण करेगी और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वेला प्रोजेक्ट 75 श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 फ्रांस के मिलिट्री स्कूल ऑफ द्रागियों में शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच ये छठा सैनिक अभ्यास है। इसमें भारतीय सेना की ओर से गोरखा राइफल्स की बटालियन के 3 अधिकारी, 2 जेसीओ और 37 सैनिक भाग ले रहे हैं। भारतीय दस्ता संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के साथ ही मार्सेई में मार्जार्गे स्थित समर स्मारक भी गया, जहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1200 भारतीय सैनिकों का अंतिम संस्कार किया गया। भारत और फ्रांस के दस्तों ने इन वीर शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के अशमुजी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी मारा गया। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों के मौजूद होने का सुराग मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की और तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हुई। कई घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद हिजबुल कमांडर मुदासिर अहमद वागे मारा गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज शाम 4 बजे होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र 15 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब तक गहलोत मंत्रिपरिषद में कुल 21 मंत्री थे। इनमें से डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी तथा गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन में काम करने के कारण इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर शर्मा गुजरात के, जबकि हरीश चौधरी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 6 मंत्रियों में से राजेंद्र गुडा भी मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायकों में से किसी को भी मंत्रिपरिषद में जगह नहीं मिल रही। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम तक 67,25,000 टीके लगाए गए। कल 10,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 12,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इस दौरान 313 मरीजों की मृत्यु हुई। अब तक 3 करोड़ 39 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.30% हो गई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है। इस समय 1,22,000 मरीज उपचाराधीन हैं, जो कि पिछले 532 दिनों में सबसे कम है। इस बीच 10,74,000 से अधिक कोविड जांच की गई। देश में अब तक 63 करोड़ 16 लाख कोविड जांच की जा चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप में कोविड संक्रमण की नई लहर के जोर पकड़ने पर चिंता व्यक्त की है। संगठन के क्षेत्रीय निदेशक ने चेतावनी दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई न की गई तो इस संक्रमण के कारण मार्च तक 5 लाख से अधिक मौत हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने, मास्क पहनने और आने जाने के लिए कोविड पास का इस्तेमाल करने से स्थिति से निपटने में मदद मिल सकती है। इस बीच नीदरलैंड्स में कोविड रोगियों की संख्या बढ़ने के साथ ही लोग लॉकडाउन के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं।
वहां कोरोना रोगियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि को देखते हुए पिछले शनिवार से 3 सप्ताह का आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था। ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया और इटली में भी नए प्रतिबंधों के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकल आए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज सुर्खियों में कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों के लिए सुलभ दवा और चिकित्सा उपकरणों पर राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण एनपीपीए के अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत से विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। श्री पंत ने मूल औषधियों और जीवन रक्षक दवाइयों को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराने में एनपीपीए की भूमिका के बारे में बताया। Medical devices are also drugs, so there are very broadly speaking two kinds of medical devices in that sense. One is the scheduled one and the non-scheduled ones. Same principle applies. Scheduled medical devices which are in the NLEM, which are in schedule, we give ceiling prices for them, and non-scheduled medical devices we monitor their prices and we don't allow more than 10% price increase in a period of 12 months. ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:40 से सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर आईएनएस विशाखापत्तनम का जलावतरण किया। कहा, भारत का रक्षा क्षेत्र अब ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है। देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.30% हुई। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जारी। म्यांमा की सैन्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता में। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में चल रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक रंगारंग समारोह में 9 दिन के इस महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि ये महोत्सव नई तकनीक अपना रहा है और कलाकारों और फिल्म उद्योग को मंच प्रदान कर रहा है। This presents a unique opportunity for Indian cinema and incredible possibilities in content creation and dissemination at all levels on all platforms in all regional languages, domestically as well as globally. With this perspective in mind, the 52nd International Film Festival of India has brought together a diverse bouquet of films and filmmakers from around the world. फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष नवगठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हंगरी के फिल्म निर्माता इस्तवान साबो को प्रदान किया गया। फिल्म महोत्सव पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल गोवा में शुरू हुआ। 9 दिन के इस महोत्सव में 73 देशों की कुल 148 फिल्में दिखाई जाएंगी। फिल्म महोत्सव का उद्घाटन आज सुबह हुआ, जिसमें 75 उभरते फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को सम्मानित किया गया। ये निर्माता और अभिनेता जाने माने कई फिल्म निर्माताओं से बातचीत करेंगे और मास्टर क्लासेस में शामिल होंगे। इन युवा प्रतिभाओं में मात्र 16 वर्ष के बिहार के आर्यन खान हैं, जिन्हें फिल्म निर्देशन में उनके कौशल के लिए चुना गया है। भारतीय पैनोरमा वर्ग का भी आज सुबह उद्घाटन हुआ, जिसमें फीचर वर्ग में एमी बरुआ की दिमासा भाषा की फिल्म सेमकोर और गैर फीचर वर्ग में राजीव प्रकाश की फिल्म वेद का प्रदर्शन हुआ। पणजी, गोवा से पवन के साथ समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिनेमा प्रेमियों के लिए ऐसा मंच है जहां दुनिया भर की फिल्मों के बारे में जानकारी मिलती है। देश और विदेश के सिनेमा प्रेमी प्रमुख पर्यटन स्थल गोवा आते हैं और इस महोत्सव का लुत्फ उठाते हैं। हमने एक ऐसे ही सिनेमा प्रेमी अजय कुमार से बात की, जो इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु से आए हैं। उन्होंने कहा कि कन्नड़ सिनेमा उद्योग उन कन्नड़ कलाकारों को श्रद्धांजलि दे रहा है जिनका इस वर्ष निधन हो गया था और ये एक भावुक पल है।
4 Kannada films in Indian Panorama section. Apart from that, recently one of brightest star from our Kannada film industry, Puneet Rajkumar, and another good performer, Sanchari Vijay, both unfortunately we lost them. Their homage has been there this time. And we have got even Purna Kangal's Katha Sangama and Puneet Rajkumar's award-winning performance, Betta the Who, also screening in under 75 Amrita Mahotsav. बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी कल बांग्लादेश के राजशाही में जनता के लिए खोल दी गई। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम ने 10 दिन की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत के सहायक उच्चायुक्त संजीव कुमार भाटी ने डिविजनल क्रीड़ा परिसर में उद्घाटन समारोह के दौरान लोगों का स्वागत किया। इससे पहले ये प्रदर्शनी सितंबर के पहले सप्ताह में ढाका में और नवंबर के पहले सप्ताह में सिलहट में आम जनता के लिए खोली गई थी। ये डिजिटल प्रदर्शनी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती तथा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विशेष रूप से आयोजित की गई है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती श्रृंखला की पहली कड़ी के अंतर्गत आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शौर्य और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 17 नवंबर को सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। म्यांमार के विदेश मंत्रालय के अनुसार सैन्य सरकार ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि ये प्रस्ताव अविश्वसनीय सूत्रों और जानकारी के आधार पर लाया गया था। मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रस्ताव में म्यांमार के लोगों के लिए स्थिरता और कानून व्यवस्था कायम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया गया। 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में संकट बढ़ाने के लिए अराकान रोहिंग्या सोलिडेरिटी आर्मी को दोषी बताते हुए ये भी कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले के प्रस्तावों में भी जमीनी हकीकत, इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और मूल मुद्दे के कारण की अनदेखी की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित प्रस्ताव में म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रतिनिधियों के जाने पर लगे प्रतिबंध हटाने की भी बात कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने विचार और सुझाव माईगॉव और नमो ऐप पर रिकॉर्ड करने का आग्रह किया है। टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 पर हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। फोन लाइन 26 नवंबर तक खुली रहेंगी। फोन नंबर 1922 पर मिस कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री जी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी यही है कि देश के सभी बच्चों को न्याय मिल रहा है या नहीं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में श्रीमती ईरानी ने कहा कि लोकतंत्र की सही पहचान यही है कि वो बच्चों के संरक्षण के लिए किस प्रकार की व्यवस्था करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को रांची में खेले गए दूसरे 2020 मैच में जीत हासिल कर भारत ने 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। इस श्रृंखला के बाद न्यूजीलैंड 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला भी खेलेगी। पहला टेस्ट मैच इस महीने की 25 तारीख से कानपुर में और दूसरा टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित करवाया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज महान स्वाधीनता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि केसरी सिंह बारहट की जयंती है। उनका जन्म 21 नवंबर 1872 को राजस्थान के शाहपुरा में हुआ। केसरी ने राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर अनेक कविताएं लिखी। 1891 से केसरी सिंह ने अपने पिता कृष्ण सिंह बारहट के साथ मेवाड़ के महाराणा के यहाँ कार्य शुरू किया। प्रशासन में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण केसरी सिंह ने 1893 में नौकरी छोड़ दी। उनका विश्वास था कि सामान्य सैनिकों, राजपूतों, चारणों और राजपूताना की अन्य लड़ाकू जातियों को संगठित करके सेना बनाई जाए तो राजपूताना ब्रिटिश शासन से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार क्रांति की ज्वाला शेष भारत में भी फैल जाएगी। वे रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। केसरी सिंह रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए। 1910 में केसरी सिंह ने वीर भारत सभा की स्थापना की। वे सशस्त्र क्रांति की तैयारी के लिए विश्व युद्ध की शुरुआत से ही इस कार्य में जुट गए। उन्होंने बनारस के क्रांतिकारियों को कारतूस का पार्सल भेजा और रियासतों और ब्रिटिश सेना के सैनिकों से संपर्क किया। ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह, षड्यंत्र और हत्या के आरोप में केसरी सिंह को 21 मार्च 1914 को शाहपुरा में गिरफ्तार कर लिया और बिहार में हजारीबाग केंद्रीय कारागार भेज दिया। अप्रैल 1920 में रिहाई के बाद केसरी सिंह वर्धा गए, जहां उन्होंने साप्ताहिक अखबार राजस्थान केसरी की शुरुआत की। 1919 में ठाकुर केसरी सिंह बारहट ने गांधी जी से मुलाकात की और उनकी सलाह पर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वे अगले वर्ष उसे अजमेर ले गए। 14 अगस्त 1941 को ठाकुर केसरी सिंह बारहट का निधन हो गया। आज क्रांतिकारी, स्वाधीनता सेनानी, पत्रकार और विधायक देशबंधु गुप्ता की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 21 नवंबर 1901 को पानीपत में हुआ था। उनका नाम रतिराम गुप्ता था। स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा गांधी ने उन्हें देशबंधु की उपाधि दी। वे आर्य समाज के सदस्य थे। किशोरावस्था में वे प्रायः सड़कों पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी जैसे पार्टी के बड़े नेताओं के करीब आ गए। लाला लाजपत राय ने उन्हें करनाल में कांग्रेस समितियां गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी। गुप्ता संविधान सभा के सदस्य थे। वे स्वतंत्र प्रेस के बड़े पक्षधर थे। वे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को विधानसभा का दर्जा देने के हिमायती थे। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के साथ रोजाना तेज समाचार पत्र शुरू किया। मशहूर पत्रकार रामनाथ गोयनका के साथ मिलकर उन्होंने चेन्नई में द इंडियन न्यूज क्रॉनिकल शुरू किया। 21 नवंबर 1951 को देशबंधु गुप्ता का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद रामनाथ गोयनका ने उस अखबार का नाम द इंडियन एक्सप्रेस कर दिया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधी किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। तमिलनाडु में बाढ़ और वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए 2 केंद्रीय दल राज्य के 4 दिन के दौरे पर हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि ये दल कल से आकलन शुरू करेंगे। इस दल में वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग की सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय के निदेशक तथा विद्युत मंत्रालय के सहायक निदेशक और तमिलनाडु सरकार के 2 अधिकारी शामिल हैं। अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाने और 1-2 बार वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन जगहों पर तापमान 0 से 8-9 डिग्री कम और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में बादल छाए रहने के साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। इस अवसर पर एक ट्वीट में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पट्टी ने कहा कि दूरदर्शन में भी काफी परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन ने एनालॉग टेरेस्ट्रियल टीवी ट्रांसमिशन युग को अलविदा कह दिया है और डायरेक्ट टू मोबाइल टेरेस्ट्रियल की दिशा में आगे बढ़ गया है। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक संदेश में कहा कि भारत के लोक सेवा प्रसारक के रूप में दूरदर्शन को इस बात पर गर्व है कि उसने देश तथा विदेश की खबरों को प्रत्येक घर तक पहुंचाने के प्रयास का नेतृत्व किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मछुआरों और मत्स्य पालकों को देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला मछुआरा समुदाय के लिए एक बड़ा उपहार है। विश्व मत्स्य पालन दिवस 2021 के अवसर पर भुवनेश्वर में आयोजित एक समारोह में श्री रूपाला ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से मत्स्य पालक और मछुआरे अपनी आजीविका के लिए संस्थागत क्रेडिट का लाभ ले पाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कारों में महाराष्ट्र को 40% पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र सर्वाधिक पुरस्कारों वाला राज्य बन गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नौसैनिक बंदरगाह पर INS विशाखापत्तनम का जलावतरण किया। कहा, भारत का रक्षा क्षेत्र अब ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है। देश में अब तक 116 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.30%। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जारी। म्यांमार की सैन्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति द्वारा
सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अस्वीकार किया और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज कोलकाता में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।